हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ प्री 1991 फेज और फीचर्स ऑफ प्री लिबरलाइजेशन फेज। और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या होती थी। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन फेज, इंडियन इकोनॉमी अडॉप्टेड framework of a mixed economy with coexistence of public sector and private sector as the strategy for economic development. प्री लिबरलाइजेशन फेज में इंडियन इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हुए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हासिल करने की कोशिश की गई। द डिक्लेयर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वाज अंडर 5 year plans has been grown with equitable distribution in a democratic political framework। तो बेसिकली जो सोशल ऑब्जेक्टिव था 1991 से पहले, बेसिकली 5 year प्लान्स के थ्रू उन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश की गई और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हासिल करने की कोशिश की गई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू, जो कि डेमोक्रेटिक है। मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू इन सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश की गई। दिस नेसेसिटेटेड द अडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एज एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो इसकी जो ज़रूरत थी, इसी वजह से, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठे लेके चलना था ताकि ये सारे के सारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकें। द मेन फीचर्स ऑफ प्री लिबरलाइजेशन फेज आर एज अंडर। नंबर वन, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इसके अंदर हमने पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कर ली, और पब्लिक सेक्टर सारे बेसिक काम, मेन काम, इंफ्रास्ट्रक्चरल काम, सारे के सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो काम है वो पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर पे छोड़ दिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेकेंडरी रोल दे दिया। समझ की बात? तो इसको हम पेपर में लिखेंगे। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्री लिबरलाइजेशन फेज वाज दैट द पब्लिक सेक्टर was assigned a greater role than the private sector। Public sector को private sector से ज़्यादा role दिया गया। The public sector was expected to play a leading role in the process of economic development। वही बात कि public sector को एक leading role दिया गया। समझ की बात? It was required not only to initiate economic development but also to play a dominant role in sharpening the entire pattern of economic development। इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो economic development करेगा, ठीक है, बल्कि इसका ये भी काम है, मतलब सिर्फ डोमिनेंट रोल प्ले करेगा ये काम नहीं है, ये भी काम है कि जो भी पूरा का पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको शार्पनिंग करेगा, उसको स्पीड देगा, उसको पहले से ज्यादा शार्प करेगा ताकि और ज्यादा ग्रोथ रेट से डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है, और तरक्की की स्पीड बढ़ाई जा सके। द पब्लिक सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट on a massive scale so as to promote industrialization, undertake massive expenditure in building infrastructure such as transport system, पावर एंड एनर्जी एंड इन डेवलपिंग बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक सेक्टर को पूरा जोर लगाया गया ताकि वो बल्क में इन्वेस्टमेंट करे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैलाए पूरी की पूरी इकोनॉमी में, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बने, पावर एनर्जी इन सब पे काम करे। समझ की बात? दिस मेंट दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर commonly known as commanding heights of the economy that were vital for the economy। तो इसका मतलब ये है कि जब पब्लिक सेक्टर सारा का सारा काम करेगा, जो जो मेन काम है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार का काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। समझ गई बात? और इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करना है वो सारा सरकार कंट्रोल कर पाएगी। अब इन टाइप की क्या कहते हैं, इन टाइप के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। The private entrepreneurs had neither the resources nor the desire to undertake the investment on a large scale। प्राइवेट सेक्टर के पास ना इतना पैसा होता था उस टाइम, और ना ही डिजायर होती थी कि वो इतना लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करें। थ्रू द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट प्लेड द प्रमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरल रोल इन द इकोनॉमिक अफेयर्स। तो पब्लिक सेक्टर के थ्रू सरकार ने प्रमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरल रोल प्ले किया इकोनॉमी में, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी खोली और इकोनॉमी को आगे लेके गए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई है, मगर सरकार ने कई टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी 1991 से पहले, जो 1991 के बाद में हटानी पड़ी। उसका अलग से क्वेश्चन मैं करूंगा। द प्राइवेट सेक्टर वाज असाइंड अ सबऑर्डिनेट रोल। सबऑर्डिनेट मतलब पहला सेक्टर, पहला जो हो गया पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के नीचे सबऑर्डिनेट कौन हुआ? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है।
तो प्राइवेट सेक्टर को सब ऑर्डिनेट रोल दिया गया, मतलब लेस इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। द प्राइवेट सेक्टर हैड टू प्ले इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। उसको कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस लगाए गए कि इनके अंदर आपने काम करना है। समझ गए बात? द गवर्नमेंट रेगुलेटेड द प्राइवेट सेक्टर so as to promote social welfare and to confirm overall strategy of economic development। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया ताकि वो वेलफेयर को बढ़ावा दे सके, क्योंकि वेलफेयर तो प्राइवेट सेक्टर करता नहीं है। वेलफेयर को बढ़ावा दे सके और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। फॉर इंस्टांस द गवर्नमेंट अडॉप्टेड लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था, विच रिक्वायर्ड दैट न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी established विदाउट obtaining necessary license and registration and impose price controls, कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सरकार ने लाइसेंस सिस्टम लागू किया था जिसमें नई इंडस्ट्रीज विदाउट लाइसेंस खुल ही नहीं सकती थी, इवन रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत जरूरी था। और एक और बात बताऊं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी अगर उन्होंने भी अपना स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो 100 टाइप के झमेले सरकार ने लगाए हुए थे इनके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इट इम्पोज्ड कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू फॉरेन रेगुलेशंस। फॉरेन करेंसी को किस तरीके से वो यूज करेंगे, बाहर से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार ने फॉरेन रेगुलेशंस लगाया हुआ था। बेसिकली फेरा लगाया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जिसको कहते हैं। सिमिलरली सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अंडर द MRTP एक्ट, जिसको मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कहा जाता था। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती थी कि तुम अपनी मोनोपोलियां नहीं बना सकते, कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारी मोनोपोली बन गई तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने निकल जाते थे। तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा डर के और सहमे सहमे कदम लेता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। Development of heavy industries like iron and steel, chemicals, machines, machine building industries, etc., were accorded a high priority in the डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो हैवी इंडस्ट्रीज है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। आयरन एंड स्टील, केमिकल, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा उनको प्रायोरिटी दी गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज में 1991 से पहले। सिमिलरली industries of strategic importance like electric power generation and engineering goods industries were to be developed on priority basis। तो 1991 से पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाती है उनको काफी प्रेफरेंस दी गई, और जो इलेक्ट्रिक का सामान बनाते हैं इस टाइप की चीजों को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, क्योंकि ये तो बेस है ना हर एक चीज का। तो जब ये चीजें बनेंगी तभी और इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज एनकरेज्ड इन अ व्यू ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको काफी एनकरेजमेंट दी जाती थी, सब्सिडीज दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो बहुत कम होती हैं, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो कईयों ने घर में खोली हुई हैं, कईयों ने छोटे छोटे एरियाज में खोली हुई हैं। तो जलंधर वगैरह जाते हो, दिल्ली जाते हो या कहीं और जाते हो तो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लोगों ने बहुत लगाई हुई हैं। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से रीजनल इक्वालिटी आती है, इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो दूर होती हैं, ठीक है? और ये एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज एनकरेज्ड बाय रिजर्विंग सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर देम एंड बाय डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिवली टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज थे जो रिजर्व कर दिए कि ये फलां फलां काम सिर्फ जो छोटी इंडस्ट्रीज है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वही करेंगी, और उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हम बाहर से जो इंपोर्ट्स आते थे उनको डिस्करेज करना चाहते थे और विद इन द कंट्री ही वो सामान बनाना चाहते थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। प्री लिबरलाइजेशन मतलब 1991 से पहले इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हो वो विद इन द कंट्री ही तैयार करो। This policy aimed at replacing or substituting imports with the domestic production, कि हम विद इन द जो कंट्री है वही सामान बनाएंगे जो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। दिस पॉलिसी implied protecting the domestic industry from foreign competition by imposing heavy import duties and import quotas। तो इस स्ट्रेटजी के अंडर
जो फॉरेन कंपटीशन था उसको कम करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई और काफी इंपोर्ट कोटास डिक्लेयर कर लिए कि इससे ज्यादा आप बाहर से नहीं मंगवा सकते। समझ के बाद कोटास फिक्स कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि किस तरीके से बाहर से पैसा आ सकता है, किस तरीके से नहीं आ सकता। रूल्स रेगुलेशन बनाए गए अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। Various restrictions were imposed on foreign direct investments, जिसको FDI कहा जाता है। Such restrictions, such as restricting the area and amount of foreign direct investment through फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा कहा जाता है। तो बाहर से कितना पैसा आएगा, किस किस इंडस्ट्री में कितना परसेंट एफडीआई आ सकती है या एफआईआई आ सकती है, उसको डिक्लेयर किया गया। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उस टाइम पे काम करता था, जो काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस से काम करता था। मगर 1991 के बाद ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, जिसको फेरा कहा जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया फेमा ने। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, जो थोड़ा लिबरलाइज था इससे काफी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा एनकरेज हुए। तो ये हमने डिस्कस किया कि प्री लिबरलाइजेशन फेज में जो इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।